इस बार आपको सुंदरबंस टाइगर रिजर्व ले चल रहे हैं ताकि यहाँ इंसानों और बाघों के बीच मौजूद नाजुक रिश्ते का जायजा ले सकें। अगले कुछ दिनों तक अब यही हमारा घर रहने वाला था। सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है और खारे पानी की इस पेचीदा भूल भुलैया और सकरी क्रीक्स में रॉयल बंगाल टाइगर का राज चलता है। इन खतरे से घिरे जंगलों में बाघ के हमले की वजह से हर साल करीब 30 लोग मारे जाते हैं। नदी के किनारों पर इन जंगलों में बहुत से गांव बसे हैं। बाघ तैरने में माहिर होते हैं, तो ये खुराक की तलाश में चुपचाप करते हुए गांव तक पहुंच जाते हैं और उसके बाद अफरा तफरी मच जाती है। ये कहा जा सकता है कि बाघों और इंसानों के बीच ऐसी मुठभेड़ें पूरे भारत में ही आम हैं और ये बदतर ही होती जा रही हैं। बाघों के पास अक्सर अपने हैबिटेट से बाहर निकलने के अलावा कोई चारा नहीं होता और तब वो या तो मारते हैं या मारे जाते हैं। लेकिन सुंदरबन में फॉरेस्ट स्टाफ ने इस मुठभेड़ का बहुत समझदारी से हल निकाला है। इसके लिए स्टाफ को बाघों को गांव में भटक जाने से रोकने के लिए 15 साल तक लगातार काम करना पड़ा। शांत और हिम्मती राजीव नौशकर को धीरे धीरे लेकिन लगातार आ रहे इस बदलाव का श्रेय दिया जा सकता है। उन्होंने हमें बताया कि इन मुठभेड़ों को कम करने के सिलसिले में समझदारी से की गई फेंसिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण जरिया साबित हुई। राजीव के बॉस डेप्यूटी रेंजर राजेश मुखर्जी आज इस ऑपरेशन का नेतृत्व कर रहे हैं। इन झाड़ियों से कभी भी कोई बाघ छलांग मारकर बाहर आ सकता है, तो ये लगातार सावधान रहते हैं। हाँ ठीक है, हाँ जरा इस तरफ नजर रखना। हमारा काम आपको आसान लगेगा, लेकिन हमारे दिल में इस बात का डर हमेशा बना रहता है कि कहीं आसपास कहीं बाघ जरूर है। हम एक दिन खाना नहीं खाएंगे तो भी चलेगा। आपने देखा कि हमने रास्ते में ही खा लिया। किसी दिन अगर खाना ना भी खाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे लिए ये फेंसिंग का काम सबसे महत्वपूर्ण होता है। हालांकि बाघ के लिए ये बाढ़ कोई मायने नहीं रखती है, वो इसे आसानी से तोड़ सकता है। कहीं अगर आपको बाघ का खतरनाक चेहरा दिखे और वो जाल पर छलांग लगाने का फैसला कर ले तो डर से ही हम जमीन पर गिर जाएंगे। जरा इनका ध्यान रखना। नायलॉन की बाड़ एक फिजिकल और साइकोलॉजिकल बैरियर है जो बाघ को दूर ही रखती है। इन जंगलों की छाया में करीब 10 लाख लोग बसते हैं और वो अब जरा चैन की सांस ले सकते हैं। लेकिन ऐसा सिर्फ फेंस की वजह से ही नहीं हो रहा। इसके लिए वन विभाग द्वारा की जा रही लगातार कोशिशें भी जिम्मेदार हैं। उसने रिजर्व की सीमा पर रह रहे एक समुदाय की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, तो उससे काफी मदद मिली और ये फायदा दोनों पक्षों को होता है। तो आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की कैसे मदद करते हैं? हम नदी के किनारे लगी बाढ़ को चेक करके उनके काम में हाथ बटाते हैं। हम उन लोगों के खिलाफ विरोध जताते हैं जो बिना पास के गैर कानूनी तरीके से जंगल में दाखिल हो जाते हैं, पर वो ये नहीं जानते कि वो कितना बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं, क्योंकि उन पर कभी भी बाघ के हमले का खतरा रहता है। इसलिए हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हम उन्हें जंगल में जाने से रोकें। लेकिन क्या इससे हर साल मारे जाने वाले लोगों की तादाद घटी है? इसमें मामूली कमी आई है, क्योंकि बाघों के ज्यादातर जानलेवा हमले जंगल के अंदर ही होते हैं। यहाँ रहने वाले गांव वाले भारत के सबसे गरीब लोगों में शामिल हैं।
उन्हें आमदनी के लिए रोजाना इन जगहों को पार करना पड़ता है। केकड़ों, मछली और शहद की तलाश के चक्कर में ये बाघ के इलाके में पहुंच जाते हैं। इनमें से बहुत से आज भी बाघ की खुराक बन जाते हैं और गश्त लगाते टाइगर उन्हें खा जाते हैं। राजीव इस मुश्किल और खतरे से भरे इलाके में काम करते हैं और बाघों और इंसानों दोनों को ही सुरक्षित रखने की कोशिश में जुटे रहते हैं। देखिए, आप यहीं रुकिए, आगे मत आइए, नाव के पास ही रहिए। हाँ, हाँ। मुझे पूरा यकीन है कि आप खतरे को समझती होंगी। हाँ मैं समझती हूँ। अरे दोस्त सुनो, तुम मैडम के साथ ही रहना। बाघों की पहचान और उनकी गतिविधियों पर नजर रखने का यहाँ एक ही तरीका है, कैमरा ट्रैप से ली गई तस्वीरें। बाघों का आमने सामने नजर आना कम ही होता है। WWF के देवमालिया रॉय चौधरी इन कैमरों को लगाने में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की मदद के लिए आए हुए थे। अब ठीक है, ठीक है, हो गया। यहाँ अकेले खड़े होने में मुझे डर लग रहा है। अगर मैं बड़े ग्रुप के साथ जाती तो शायद मुझे ज्यादा सुरक्षित महसूस होता। चलो पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, चलो चलो। देवमालिया एक बायोलॉजिस्ट हैं, तो इस मौके का इस्तेमाल उन्होंने हमें इस जीते जागते जंगल के बारे में बताने के लिए किया। आ जाओ, आराम से। ये जो पेड़ आप सामने देख रही हैं, जो किसी चलते हुए इंसान जैसा लग रहा है, इसका नाम है राइजोफोरा। इसे वॉकिंग मैनग्रोव कहा जाता है। कौन सी बात इस बायोस्फीयर को अनोखा बनाती है? ये एक लौता ऐसा मैनग्रोव है जहां आपको बाघ मिलेंगे, ये और कहीं नहीं मिलते। देखिए बाहर आ गया। हिरन है। क्या बात है। हम जिनके बारे में बात कर रहे थे, ये वही नियोमेटाफोर्स हैं और सांस लेने वाली जड़ें हैं। इनके बीच से चलना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन कुछ जीवों ने पानी वाले इन इलाकों में चलने में महारत हासिल कर ली है। वो देखो। क्या वो ईगल है? हाँ, लगता है इसने कुछ पकड़ा हुआ है। छोटी चीज है। शायद इसने मछली पकड़ रखी है। इसका ब्रेकफास्ट बहुत ही बढ़िया है। देव ने हमें बताया कि जलवायु परिवर्तन वाले हमारे इस डरावने दौर में सुंदरबन कितनी अहम भूमिका निभा रहा है। मैनग्रोव्स ज्वार भाटे और हवाओं के खिलाफ किसी दीवार की तरह काम करता है। ये न सिर्फ आसपास मौजूद गांव की, बल्कि कोलकाता जैसे दूर दराज शहरों की भी हिफाजत करता है, जो यहाँ से 100 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है। इन फलते फूलते मैनग्रोव्स में हर पल जिंदगी और मौत का खेल चलता रहता है। आपको लगता है कि काम करने के लिहाज से ये टाइगर रिजर्व सबसे मुश्किल है? हाँ बिल्कुल। ऐसा है कि दूसरी जगहों पर तो गाड़ियाँ चली जाती हैं, लेकिन यहाँ तो सब कुछ बोट के जरिए ही करना पड़ता है। जब हम 4 से 5 घंटे की ड्यूटी के लिए बोट पर आते हैं तो कई बार बोट खराब हो जाती है। फिर हम किसी तरह पतवार से नाव चलाते हैं। वापस लौटते लौटते शाम हो जाती है। सारा दिन कुछ खाए बिना बीतता है, पानी भी नहीं मिलता। ये जगह खतरनाक है। जंगल में जाए तो वहाँ बाघ होते हैं और नदी में मगरमच्छ होते हैं। तो देखा जाए तो आप कहीं भी नहीं जा सकते।
यहाँ तो चलना भी बहुत ही मुश्किल है। जंगल बहुत घना है और इतना ही नहीं, साथ ही यहाँ पर बहुत सारा कीचड़ भी है। इलाका बनाने वाले जानवर हैं और अपनी गंध से अपने इलाके की निशानदेही करते हैं। लेकिन सुंदरबन को क्योंकि हर 6 घंटे में ज्वार भाटे का सामना करना पड़ता है, तो इनकी निशानियां धुल जाती हैं और इनके लिए अपने इलाके को बचाए रखना और भी बड़ी चुनौती बन जाती है। माना जाता है कि ये बाघ खारा पानी पीते हैं, जिससे इनका गुस्सा और बढ़ जाता है और इस तरह के ऊबड़ खाबड़ इलाके में शिकार पकड़ना बाकी जगहों के मुकाबले ज्यादा मुश्किल होता है। इन सब बातों की वजह से शायद कुछ बाघ इंसानों को खाना बेहतर समझने लगे हों। राजीव और इनके निडर साथी इन जंगलों में लगातार गश्त लगाते रहते हैं, तो ये जानते हैं कि बाघ इनके हर कदम को देख रहे होंगे। जंगल में मौजूद किसी भी संदेहजनक गतिविधि की जांच करना जरूरी हो जाता है। ओहो, हाँ कौन जगह? क्या यहाँ कोई बाढ़ नहीं है? हम एकदम खुले जंगल में, ये कोर एरिया है, तो हर किसी को सावधान रहना होगा। यहाँ दोनों तरफ हाईलैंड्स मौजूद है। हाँ, हाईलैंड्स मौजूद हैं। हाईलैंड्स क्या होता है? आगे ध्यान इन रखो। ऊंची जगहों पर बाघ ज्यादा होते हैं क्योंकि यहाँ तक ज्वार का पानी नहीं पहुँच पाता और हाँ। बाघ यहाँ चुपचाप बैठे रहते हैं। हमारे साथ में रहिए। यहाँ तो बहुत फिसलन है। ये बाघ वाला इलाका है। बहुत कम लोगों को ही यहाँ तक पहुँचने का मौका मिलता है। मैं एक्साइटेड हूँ, लेकिन साथ ही बहुत नर्वस भी। चलो देखिए ऐसे একটু হবে गश्त लगाने का एक और मकसद भी है पानी में दाखिल होने वाले लोगों को काबू में रखना, क्योंकि ज्वार आने पर केकड़े और मछलियां पकड़ने वाले लोग भी आने लगते हैं। टाइगर रिजर्व एक प्रतिबंधित इलाका है, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सीमित फिशिंग परमिट्स ही जारी करता है और उनकी नियमित जांच भी करता रहता है। लेकिन ये जान पाना नामुमकिन है कि बाघ कहां और कब नजर आएगा। मछुआरे अक्सर कई कई दिन तक क्रीक्स में काफी अंदर अपनी नाव में रुके रहते हैं और बाघ तभी उन्हें अपना शिकार बनाते हैं। संजय केकड़ों को पकड़ते हैं और एक बाघ के जानलेवा हमले में जिंदा बच चुके हैं। वो सचमुच बहुत भाग्यशाली रहे। हम मछली पकड़ने गए थे और जब हम चल रहे थे तो बाघ ने पीछे से हमला कर दिया। एक मर गया और मैं। क्या आप अपनी ये कहानी शुरू से सुना सकते हैं? संजय अपने 3 दोस्तों के साथ केकड़ों को पकड़ने के लिए जाल बिछाने गए थे।
एक बाघ ने शायद उन्हें शुरू में ही देख लिया होगा। उन्होंने चारा डाला और ज्वार के लौटने का इंतजार करने लगे, जिसमें कुछ घंटे लगे। इन्हें पता नहीं था कि बाघ इन पर नजरें गड़ाए हुए है। जब ये केकड़ों को लेने गए तो बाघ ने मौका ताककर हमला कर दिया। हम वहाँ खड़े थे और कुछ नहीं कर सकते थे। उसकी रफ्तार बहुत तेज थी। वो जिस तरह से कीचड़ में आगे बढ़ रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे राइफल से कोई गोली निकली हो। वो जिस तरह से मुझ पर झपटा, मैं गिर गया। मुझे लगा अब मैं नहीं बचूंगा। मैं गिरा तो बाघ और मैं एक दूसरे को छू रहे थे। मैं यहाँ नीचे पड़ा हुआ था और बाघ बिल्कुल मेरे ऊपर। जब बाघ लड़के को मार रहा था तो मैं नीचे पड़ा, ये सब देख रहा था। कुछ ही सेकंड में उसने हमला किया, लड़के को मारा और चला गया। उसने कोई देरी नहीं की। हमने शव को उठाया और अपने साथ ले जाने लगे। करीब 1 किलोमीटर तक पैदल चलकर हम शव के साथ नाव तक पहुंचे। जब तक गांव वाले गरीबी से घिरे रहेंगे और उनके पास कमाई के और विकल्प नहीं होंगे, वो जंगल में आते रहेंगे। बाघ उन्हें अपना शिकार बनाते रहेंगे और लोगों की जान जाती रहेगी। जब तक लोगों को रोजी के पर्याप्त जरिए मिल नहीं जाते, जिंदगी और मौत का ये खेल यूं ही जारी रहेगा। अगर इंसान का मांस खाने से कोई बाघ नरभक्षी बन जाता है, तो क्या सुंदरबन के सारे बाघ नरभक्षी कहे जाने चाहिए? इस सवाल का जवाब हमें ढूंढना था। इसकी बड़ी वजह यह थी क्योंकि पत्र पत्रिकाओं और टेलीविजन के प्रोग्राम्स के जरिए तो ऐसा ही महसूस हो रहा था। फील्ड डायरेक्टर निरंजन मलिक रिजर्व में आए हुए थे और वो इस सवाल का जवाब देने के लिए एकदम सही शख्स थे। ये बाघ तो नरभक्षी ही है। ये जैसे ही इंसानों को देखते हैं उन्हें खा जाते हैं। सुंदरबन में 2014 तक बाघों का भटक जाना या किसी के घर में घुस जाना बहुत ही आम बात थी। और मैं बताऊं, मैंने खुद एक बाघ को गांव के घर में घुसते हुए देखा था। वो घर के आसपास छुप के भी बैठ जाते हैं और वहाँ घरों में बकरियों को मच्छरदानियों में रखा जाता है। बाघ ने 2 बकरियों को मार दिया और एक को ले गया, लेकिन एक बुजुर्ग बकरियों के नजदीक ही सो रहा था। उस शख्स ने मच्छरदानी भी नहीं लगा रखी थी, तो बाघ ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। आखिर उस इंसान को क्यों नहीं खाया? पिछले 25 साल में बाघ इस तरह कम से कम 100 बार तो भटके ही होंगे। ऐसे 100 मामलों में बाघ ने सिर्फ एक लड़की को ही मारा। बाघ जंगल के अंदर ही इंसान को खाना हाँ, पसंद मेरा करते ऐसा हैं। मानना है कि वो इंसान को तो खाता ही है, लेकिन सिर्फ जंगल के अंदर। ये बड़ी ही सीधी सी बात है। जंगल के अंदर चलने फिरने वाली हर चीज उसे अपना शिकार लगती है। यानी यहाँ फॉरेस्ट गार्ड के सामने किसी भी दूसरे वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स की तरह बाघ को बचाने की ही चुनौती नहीं है, बल्कि उन्हें खुद को भी बचाना होता है। राजीव का काम कभी खत्म नहीं होता, तो ऐसे में हैरानी नहीं कि उनका दफ्तर और घर एक ही कंपाउंड में है। जब वो बाघों से डील नहीं कर रहे होते, तो उन्हें बाघों के शिकार बनने वालों के परिवारों की मदद करनी होती है। मुझे अभी तक डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिला है। लेकिन इतनी खतरनाक नौकरी करने वाले ये रक्षक अपने परिवारों से क्या कहते हैं, जिस काम के दौरान हर मोड़ पर खतरा मंडराता रहता है? सच तो ये है कि हम जो काम करते हैं उसके 99% हिस्से के बारे में घर पर बताते ही नहीं। हम अपनी
मुश्किलों को उनके साथ कभी भी शेयर ही नहीं करते। ऐसा करेंगे तो उन्हें बहुत ही टेंशन हो जाएगी। मैं अपनी बेटी की सेरेमनी में हिस्सा नहीं ले पाया था। स्टाफ बहुत कम है और इसी वजह से हम पर दबाव बहुत रहता है, बहुत ज्यादा। अब क्या किया जाए? बारी बारी लोग रिटायर तो हो रहे हैं, लेकिन उनकी जगह नए लोगों की भर्ती नहीं हो रही। हमारी तनख्वाह तो किसी पुलिस कांस्टेबल से भी कम है। हम और हमारे बॉस कुछ कर नहीं सकते। ऐसे में सरकार को ही कुछ करना होगा। ये लोग हर दिन साल दर साल इसी तरह अपने काम में जुटे रहते हैं। एक तरह से देखा जाए तो पूरी दुनिया की नजरें सुंदरबन पर लगी हैं। बाघों और जंगल को बचाने वाली इस जगह में मैं एक छोटा सा रोल निभाता हूँ और मैं कहना चाहूंगा कि इस बात पर मुझे बड़ा गर्व है।